दोस्तों, स्वागत है आपका शाम्स क्लासेस में। फिर लेकर आए हम 12th क्लास का थर्ड पार्ट, यानी 12th क्लास का हिस्ट्री का जो चैप्टर फर्स्ट चल रहा था उसका आज थर्ड पार्ट है, यानी कि आज फाइनल है। पार्ट 1, 2 और 3, यानी कि पार्ट 1 और 2 नहीं देखा है तो प्लीज पहले वो देख लें, फिर पार्ट 3 देखेंगे। तो आइए चलते हैं विदाउट वेस्टिंग टाइम। सबसे पहले क्वेश्चन स्टार्ट करते हैं जो पूछा जाएगा, पुरातत्वविद किस प्रकार अतीत का निर्माण करते हैं। यानी कि पुरातत्वविद कौन लोग होते हैं? ये वो लोग होते हैं जो खोज करते हैं, पुरानी इतिहास के बारे में खोज करते हैं कि कौन सी सभ्यता कहाँ पाई गई, कौन सी सभ्यता किस जगह पर खुदाई करने से मिली है। ये मूर्तियां पुराने जमाने की सब चीजों को देखते हैं, पुरानी किताबों को पढ़ते हैं। तो ये पुरातत्वविद होते हैं जो अतीत का निर्माण करते हैं। यानी कि इन्हें कैसे पता चलता है, किस की मदद से पता चलता है कि पुराने जमाने में क्या होता था और कौन सी चीजों का प्रयोग होता था। तो कुछ तो उन्हें चीजें मिलती होंगी। हाँ बिल्कुल, सबसे पहले ये लोग खुदाई करते हैं, यानी कि जो वैज्ञानिक की मदद से खुदाई करते हैं और खुदाई से फिर नतीजे निकालते हैं कि यहाँ पर कौन सी सभ्यता रहती थी। दूसरा है, मोहनजोदड़ो से दो खास तरीके की चक्कियां मिली थी। एक सालन और तरी बनाने के लिए, जैसे हम चटनी घरों में बनाते हैं ना, वैसे तरी बनाने के लिए थी। और जिनके ऊपर एक और हिस्सा पत्थर आगे पीछे चलाया जाता था, यानी कि आगे पीछे, जैसे हम सिलबट्टे में आगे पीछे घुमाते हैं पत्थर को, वैसे ही। नेक्स्ट है शवाधान, यानी कि जहाँ बंदे जो दफनाते थे मुर्दे, उनकी खुदाई से भी पता लगा है कि एक तो सामाजिक स्थिति पता चली और आर्थिक। सामाजिक का मतलब है भैया समाज में उसका रुतबा क्या था। यस, यानी कि बहुत अच्छा रुतबा था या कमजोर तबके का था या अच्छे तबके का था। आर्थिक भिन्नता भी पता चलती है, जैसे अमीर कुछ लोगों में तो अच्छी आभूषण मिले, यानी कि अच्छी धातुओं के सोने, ऐसे अच्छा धातु। और जबकि जो कुछ गरीब लोग हैं उनमें बहुत ही कम धातु या पत्थर के मन के प्राप्त हो गए हैं। इससे पता लगा है अमीर और गरीब मुर्दों से। अगला है सामान्य वस्तु विलासिता की वस्तुओं से भी, यानी कि बहुत साधारण सी वस्तु है, और विलासिता मतलब जो लग्जरीज वस्तु होती हैं, तो इनसे भी उनकी सामाजिक स्थिति के बारे में पता चला, यानी कि अमीरी और गरीबी के बारे में। आगे, और कूड़ा करकट से, यानी कि फेंकी गई चीजों से भी, जो कच्चा माल था उनका, यानी कि जैसे हम ही कोई चीज यूज करते हैं, एक पेपर यूज करें हम और उसमें से कुछ यूज कर लें, बाकी हम अपने डस्टबिन में डालते हैं, ऐसे ही इन्होंने भी जो जितनी भी वस्तुओं का यूज किया, खराब वस्तु उन्होंने फेंक दी, तो वो कूड़ा करकट हो गया। इससे भी पता चला कि वो क्या क्या शिल्प उत्पादन केंद्रों का पता चला, कहाँ पे ज्यादा कूड़ा करकट मिला तो वहां पता लगा यहाँ पर ज्यादा उत्पादन होता था। ऐसे ही कई शिल्प उत्पादन केंद्र का पता चला है। ऊपर से वस्तु के उपयोग जानने के लिए उसकी उपयोगिता को उसके वर्तमान में जोड़ा गया, और जो वस्तुएं वहां मिली हैं उनको वर्तमान से जोड़ा गया है कि वो किस लिए यूज होता होगा, नहीं तो हमें कैसे पता चलेगा। यानी वर्तमान में जैसे मान लो उन्हें चक्की मिली, तो हमने भी देखा कि हाँ भाई, दो गोल पहिए से होते हैं पत्थर के, उसके ऊपर एक मुठिया सी होती है, उनको घुमाया जाता है जिससे आटा पिसता है। ऐसे ही वर्तमान से जोड़ा गया। धार्मिक विश्वास के बारे में पता चला उनकी, क्योंकि मोहरें मिली, उसमें चित्र बने हुए थे कई सारे पुरुष देवता जानवरों के, तो इससे पता लगा कि भैया कौन कौन से देवी देवताओं को पूजते थे। अभिलेख दस्तावेज से भी पता लगाते हैं, यानी कि पुराने जमाने के जो अभिलेख हैं, जैसे कि अशोक के अभिलेख थे, कई सारे दस्तावेजों से भी पता लगाते हैं। अब आती है बात सिंधु सभ्यता में जो लोग विभिन्न स्थानों से आयात करते थे वो कौन सी है। क्वेश्चन कोई भी एक नंबर का पूछ सकता है, एक नंबर का। तो सोना जो लेते थे हड़प्पा के लोग, कहाँ से लेते थे? अफगानिस्तान से, फारस से और कर्नाटक से। चांदी कहाँ से लेते थे? ईरान से, अफगानिस्तान से और मेसोपोटामिया से। को याद करना पड़ेगा ये आपको सही से, क्योंकि जगह के नाम है। तांबा लेते थे खेतड़ी जो राजस्थान में है और बलूचिस्तान से। टिन लेते थे ईरान से और अफगानिस्तान से। सेल खड़ी, यानी सेल खड़ी का पत्थर कहाँ से लेते थे? बलूचिस्तान से, राजस्थान से, गुजरात से। कोई एक स्टेट आ सकता है, मैप में पूछ सकता है। शंख और कौड़िया कहाँ से लेते थे? गुजरात और दक्षिणी भारत से। नील रत्न कहाँ से लेते थे? अफगानिस्तान, ईरान और राजस्थान से। शीशा कहाँ से लेते थे? शीशा जो था ईरान से लेते थे, राजस्थान से लेते थे और अफगानिस्तान से। स्फटिक पत्थर कहाँ से लेते? दक्कन पठार से और उड़ीसा और बिहार से। स्फटिक पत्थर, एक पत्थर है स्फटिक। हाँ जी। तो आगे चलते हैं, ये थी सारी चीजें। अब बात कर लेते हैं, ये भी एक नंबर में क्वेश्चन पूछ सकता है, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, जरा ध्यान से करना। जैसे कि हड़प्पा की खोज किसने की थी और कहाँ पे हुई थी? तो भैया 1921 में हुई थी, दयाराम साहनी ने की थी, रावी नदी के बाएं किनारे
मोंटगोमरी जिला जो आज पाकिस्तान में, यहाँ पर इसकी खोज हुई थी, यानी कि आज ये पाकिस्तान में कौन सी जगह थी, मोंटगोमरी जिला। आगे चलते हैं, मोहनजोदड़ो की खोज 1922 में हुई थी राखलदास बनर्जी ने। तो नाम याद रख लेना, हड़प्पा की किसने की थी, दयाराम साहनी ने। मोहनजोदड़ो की किसने की थी, राखलदास बनर्जी ने, सिंधु नदी के दाहिनी किनारे पर, और लरकाना जिला पाकिस्तान में जो आज, ओके। आगे चलते हैं, चहुंदड़ों की खोज कब हुई थी, 1931 में हुई थी, एमजे मजूमदार, बहुत इंपॉर्टेंट है। और सिंधु के बाएं किनारे पर, राइट, और पाकिस्तान में ये भी। कालीबंगा की खोज किसने की थी, 1953 में, बीबी लाल और बी के थापड़ ने। घग्गर नदी के किनारे राजस्थान में खोज हो गई थी 1953 में, लेकिन खुदाई नहीं हुई थी कालीबंगा की, खुदाई बाद में हुई थी। तो बीबी लाल और बी के थापड़ ने इसकी खोज की थी। कोट डीजी की खोज किसने की थी, 1953 में हुई थी, और फजल अहमद ने की थी। ये भी सिंधु नदी के किनारे, और वो भी पाकिस्तान में। आगे चलते हैं, लोथल की खोज किसने की है, 1955 में हुई है, रंगनाथन ने राव, भोगवन नदी के किनारे, ये गुजरात में है। पूछ सकता है एक नंबर में कि गुजरात में कौन सी जगह की खोज हुई थी। बनावली की खोज, बनावली 1974 में रविंद्र सिंह बिष्ट ने की थी, रंगोई नदी के किनारे, ये हरियाणा में पाया गया था। धोलावीरा की खोज कहाँ हुई, 1990 में हुई थी, जगपति जोशी ने की थी, और कच्छ का रण यानी कि गुजरात में हुई थी, यानी कि लोथल भी गुजरात में और धौलावीरा भी गुजरात में। राखी गढ़ी की खोज कहाँ हुई थी, 1963 में हुई थी, और प्रोफेसर सूरजभान ने की थी, वो भी हरियाणा में। बालाकोट की खोज कब हुई, भैया इसकी खोज 1963 से 76 तक हुई थी, और जी एफ डेल्स ने एक विदार नदी के किनारे पाकिस्तान में जो, वहां पे हुई थी बालाकोट की। तो यानी कि ये खोज वाला जो टॉपिक है बहुत ही इंपॉर्टेंट, इनमें से कोई भी एक पूछ सकता है आपको, तो आप प्लीज याद करें ना, इनके सन भी पूछ सकता है आपके, और इनके इनके यानी कि खोजकर्ता भी, और किस जगह में पाए गए थे। आगे चलते हैं, अब बात करते हैं हड़प्पा संस्कृति, कुछ इंपॉर्टेंट चीजें, यानी कि जो एक एक नंबर की चीजें पूछ सकते हैं हमसे, तो कुछ खास बातें सबसे पहले बता देता हूँ। यहाँ पर 700 कुएं के सबूत मिले हैं। ये तंत्र मंत्र में विश्वास करते थे, अंधविश्वासी थे। इनकी लिपि जो है आज भी रहस्य है। एक ग्रेट बाथ नाम का, ग्रेट बाथ एक नंबर में पूछ सकता है, ये स्नानगार मिला है, 900 स्क्वायर फीट है। कितना स्क्वायर फीट है, 900। सिंधु नदी के पास पाया गया है, सिंधु नदी, ओके। 3 मुख वाला देवता, चारों ओर हाथी और गैंडे हैं, ये पाया गया 3 मुख देवता। और लिंग पूजा ये लोग करते थे, नहीं शिवलिंग। धोलावीरा की खोज 1956 में हुई थी, और जबकि 1990 में खुदाई हुई। ये कच्छ के रण में नमक के ताल के पास पाया गया था, राइट। यानी कि अब क्वेश्चन ये भी पूछ सकते हैं, नमक के ताल के पास कौन सा जो था हड़प्पा संस्कृति यानी सिंधु नदी की कौन सी सभ्यता पाई गई थी। सबसे पहली बार कांसा का प्रयोग इसी जगह पे यूज हुआ था, सिंधु नदी, इसीलिए इसे कांस्य सभ्यता भी कहते हैं, याद रखना। तो कांस्य सभ्यता कहाँ से शुरू हुई थी, कब शुरू हुई थी, तो हड़प्पा के समय शुरू हुई थी। सिंधु घाटी सभ्यता के 1400 केंद्र को खोजा जा सका है, जिसमें से 924 भारत में है, 475 पाकिस्तान में। ये भी पूछा जा सकता है, कुल कितनी जगह खोज ली गई है। ये भी पूछ सकते हैं कि भारत में कितने केंद्र हैं, और ये भी पूछ सकता है पाकिस्तान में कितने केंद्र हैं, स्थान मतलब। 250 स्थान जो स्थल थे सरस्वती नदी और उसकी सहायक नदियों के आसपास है। कहते हैं सबसे पहला जो कपास पैदा करने वाला श्रेय सिंधु सभ्यता को जाता है। दो चीज जाती है, एक कांसा को और एक कपास, दोनों यहाँ सबसे पहले उगाए गए। अगला चांदी, दोनों यहाँ पर उगाए नहीं गए, सॉरी, दोनों कपास और कांसा दोनों यहाँ पर प्रयोग किए गए भारत में। और चांदी भी सबसे पहले सिंधु सभ्यता में ही पाई गई थी। चहुंदड़ो एकमात्र पुरास्थल है जहां से वक्राकार ईंटें मिली, यानी कि ये बड़ा इंपॉर्टेंट है, यानी कि वक्राकार यानी कि वक्रकार मतलब गोल ईंटें कहाँ मिली है, ये मिली है चहुंदड़ो में, राइट, यहीं पे मिली है बस। अब आगे चलते हैं कि भैया हड़प्पा संस्कृति का पतन कैसे हुआ था, कारण क्या थे। वैसे तो अभी तक नहीं पता इसके पतन के कारण, किसी को बस अपने अपने मत दे रहे हैं हर कोई। तो सिंधु नदी में बाढ़ या तूफान आ गया होगा, इस सभ्यता का अंत बार बार बाढ़ आने से नदी के नीचे कीचड़ में दब गए होंगे, ऐसा कहा गया है। किसी ने कहा है भाई सिंधु नदी का रास्ता बदल गया, तो बड़े बड़े केंद्र बदल गया, तो अब वो शहर की तरफ आ गई, मतलब तो सारे केंद्र डूब गए। यह तो भयानक भूकंप आया होगा जिसके कारण सारे क्षेत्र नष्ट हो गए, या तो जलवायु में परिवर्तन हो गया, तो इस सभ्यता का पतन हो गया, जलवायु उनके लिए अनुकूल नहीं रही। कोई कहता है कि भैया 2000 ईसा पूर्व वर्षा बहुत कम हुई थी, जिससे सूखा ही पड़ गया, इतना सूखा पड़ा तो यहाँ के लोग बिल्कुल ही पलायन हो गए एकदम यहाँ से।
कुछ लोग कहते हैं सभ्यता ने अपने साधनों का इतना प्रयोग कर लिया था जिससे उनका जीवन नष्ट हो गया, यानी कि जैसे संसाधन सारे खत्म कर दो, सारे संसाधन इन्होंने खत्म कर दिए तो यानी कि इनके पास कुछ बचा ही नहीं। कुछ कहते हैं कि भैया आर्य जाति ने आक्रमण किया होगा तब ये भागे हैं, वैसे क्योंकि इसलिए कह दिया है क्योंकि इनके बाद आर्य जाति आई थी, तो इन लोगों को ऐसा लगता है, लेकिन इसका कोई सबूत या मतलब ऐसा कुछ नहीं मिला है। इनका मानना है कि भैया आर्य जाति आई है इनके बाद तो इन्होंने इनको मार भगाया होगा। ओके, अब बात करते हैं कि भैया हड़प्पा के लोग जो थे वो कौन सा शिल्प उत्पादन करते थे, क्या क्या शिल्प में यूज करते थे। भैया हड़प्पा की सभ्यता जो लोग जो थे शिल्प उद्योग में बहुत ही उच्च कोटि की थी, बिल्कुल। मिट्टी और धातु के बर्तन बनाते थे, मूर्तियां, औजार और हथियार बनाते थे ये लोग। सूत, ऊन की कताई, बुनाई, रंगाई ये सब करते थे उस समय लोग। आभूषण बनाते थे, मनके बनाते थे, और लकड़ी के भी बहुत सारे उपकरण बनाते थे, बैलगाड़ी बना ली, नौका बना ली, और घर के दरवाजे बना लिए, बहुत सारी चीजें बनाते थे, ये शिल्प उत्पादन था। लेकिन अब कच्चा माल कौन सा यूज करते थे, तो शिल्प उत्पादन के लिए कच्चा माल वो या तो चिकनी मिट्टी का प्रयोग कर लेते, पक्की मिट्टी का प्रयोग कर लेते, तांबा, कांसा, टिन, सोना, चांदी, शंख, सीपियां, कौड़ियां, नीलम पत्थर, स्फटिक पत्थर, सेल खड़ी, सुइयां, फ्यांस, सुगंधित पदार्थ, कपास, सूत, ऊन, कई प्रकार की लकड़ियां, हड्डियां, घिसाई, पॉलिश और छेद करने के उप औजार भी बनाते थे, ये सब शिल्प उत्पादन के लिए आवश्यक थे। तो ये तो बात हो गई शिल्प उत्पादन करने के लिए कच्चा माल, लेकिन किस तरीके से ये कच्चा माल प्राप्त करते थे, ये बड़ा ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ये अच्छे से करना इंपॉर्टेंट है, मोस्ट इंपॉर्टेंट है कि कच्चा माल प्राप्त करने के लिए वो कहाँ कहाँ से, मतलब क्या कहाँ कहाँ से माल लाते थे ना, कच्चा माल जरूरी थोड़ा ना सारा माल उनके वहीं मिलता होगा। तो स्टार्ट करते हैं। तो भाई वस्त्र बनाने के लिए तो सूत और चाहिए होता था, वो कपास से बनता था, तो कपास की तो खेती कर लेते थे, ठीक है। और ऊन चाहिए होता था, वो ऊन भेड़ों से प्राप्त कर लेते, भेड़ तो पालते ही थे, ठीक है। ईंट या मिट्टी के बर्तन, मूर्तियां, खिलौने बनाने के लिए चिकनी मिट्टी वो भी इन्हें उपलब्ध हो जाती थी इन्हीं की जगह पर, ठीक है। इसके लिए तो कहीं जाना नहीं पड़ता था। आगे कोई सुगंधित वस्तु बनाते थे, जैसे परफ्यूम होता है, ये सब मनके बनाने के लिए फ्यांस जैसे ये महंगी महंगी चीजें मोहनजोदड़ो हड़प्पा से प्राप्त करते थे, यहाँ पे जाते थे ये चीजें लेने हैं। लकड़ी के हल बनाते थे, जैसे विभिन्न वस्तुओं और औजारों का निर्माण के लिए लकड़ी आसपास के जंगल से मिल जाती थी, बढ़िया किस्म की लकड़ी मेसोपोटामिया से मंगवाई जाती, यानी कि अच्छी किस्म की लकड़ी जो थी वो मेसोपोटामिया से मिलती थी, ये याद रखना है आपको, ठीक है। तो वैसे तो जंगल में मिल जाती थी, यानी कि अभी तक सारी चीजें मिल रही हैं। आगे हड़प्पा सभ्यता तो कई बार ये लोग क्या करते हैं, उन स्थानों पे अपनी बस्तियां स्थापित कर लेते जहां से कच्चा माल उपलब्ध होता था, बिल्कुल हाँ, ये लोग ना जहां से कच्चा माल मिलता था वहीं पर जाके वो जगह अब बस्ती बना लेते थे, अपने रिश्तेदार को वहां रख लेते थे, मतलब खुद भी रहने लगते थे। इससे क्या होता था उसे, अब भाई वहीं का नागरिक हो गया, आसानी से कच्चा माल मिल जाता था। जैसे नागेश्वर में और बालाकोट में संघ प्राप्त करने के लिए कई लोगों ने, अब क्या खरीदेंगे, कितनी महंगे महंगे खरीदेंगे जाके, तो इसलिए इन्होंने वहीं पर जाके अपनी बस्तियां बना ली और शंख प्राप्त करने के लिए, बिल्कुल। सिंधु सभ्यता के लोग कच्चे माल वाले क्षेत्रों में अभियान भेजकर भी वहां से कच्चा माल प्राप्त करते थे, मतलब वे क्या करते थे, ये अभियान भेजकर राजस्थान के खेतड़ी क्षेत्र में तांबा और दक्षिणी भारत से सोना प्राप्त करते थे। अभियान मतलब भैया जैसे हम ही कोई व्यापार करना तो दूसरे देश में हम वहां पर उनको अपना कोई लोग भेज देते थे कि भैया ये लो, मुद्राएं भेज दी कि भैया हमें ये सामान चाहिए, जैसे कोई चीज खरीदनी हो दूसरे एरिया में, तो हम यहाँ से अपने कोई लोग भेज देंगे, वहां से वस्तु खरीद के लाएंगे, तो ये अभियान था। हाँ, ये लोग ओमान से भी तांबा मंगवाते थे। हड़प्पा के लोग बड़ी बड़ी नाव और बैलगाड़ियों पे अपना तैयार माल पड़ोसी के इलाके में ले जाते थे और बेचते थे, और उनके बदले धातु और आवश्यक सामान लेते, यानी वस्तु विनिमय, अपनी तैयार वस्तु को पड़ोसी राज्य में बेचते थे, और बेचने के बाद उनसे कहते भैया जैसे हमारे आसपास का कोई चीज है, पुरानी टूटी फूटी चीज लेता है आपको, जैसे या कपड़े पुराने लेकर आपको बर्तन दे देते हैं, वैसे ही ये लोग अपनी तैयार वस्तु उनको देते थे और उनसे सारे कच्चे माल ले लेते थे। हड्डियां पशुओं से प्राप्त कर लेते थे, मछलियों से हड्डियां मछुआरों से ले लेते थे, भाई जितने भी मछुआरे थे उनसे हड्डियां ले लेते थे, उनके बदले में उन्हें पैसे या कुछ सामान देते थे। पक्षियों की हड्डियां जंगली पशुओं की हड्डियां शिकार करके ले लेते थे, मतलब या तो शिकारियों से ले लेते थे या खुद शिकार कर लेते थे, इस तरीके से कच्चा माल प्राप्त करते थे। 10 पॉइंट आपको दिए हैं, बहुत इंपॉर्टेंट है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ये पूछ सकते हैं आपको एग्जाम में, तो अच्छे से पढ़ लेना है। अब आगे चलते हैं मनकों का। अभी हमने शिल्प का पढ़ा था, मनके का निर्माण करने के लिए आवश्यक वस्तुएं, मनके क्या होते हैं, मोती को बोलते हैं, जो हम माला पहनते हैं ना उसमें मोती होती हैं, उसी को मनके कहते हैं। तो उसके लिए कुछ वस्तुएं थी, कार्नेलियन यानी कि सुंदर लाल रंग का एक होता है ये पत्थर,
जेस्पर, स्फीटी, क्वार्ट्ज, सेल खड़ी पत्थर, तांबा, कांसा, सोने की जैसी कई सारी धातुएं, शंख, फायांस, और व्यास और पक्की मिट्टी सभी का प्रयोग मनके बनाने के लिए यूज होता था। बिल्कुल, फ्यांस यानी कि ये नहीं है, फ्यांस और पक्की मिट्टी इन सभी से मनके बनाते थे, यानी कि धातु से भी बनाते थे, पत्थर से भी बनाते थे और मिट्टी से भी बनाते थे। लेकिन बनाने के तरीके कैसे थे, कैसे बनाते थे, तो आते हैं बनाने की प्रक्रिया में। बड़ा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये वाला भी, यानी कि कई जगह पे ये बताया गया है कि कुछ लोग ये बता देते हैं मनके बनाने की प्रक्रिया में कि भैया धातु से मनके बनते हैं, मिट्टी से मनके बनते हैं। यहाँ ये बताना है कि मनके बनाते कैसे थे। तो 4 चरण है इनके बनाने के। पहले में मनके को आकार देना, यानी कि जैसे कि हम पत्थर से या किसी मिट्टी से बनाए तो उसको आकार देंगे घिस घिस के, वैसे ही मनके बनाने के लिए सबसे पहले आकार देते थे। जैसे सेल खड़ी का पत्थर है, मुलायम पत्थर होता है, उसे आसानी से कार्य आराम से कार्य कर सकते थे, उसे घिसते थे, आकार देते थे। पहले गोल शेप में बनाना है या फिर बॉक्स में यानी कि घनाकार में बनाना है, घनाभाकार बना सकते हैं, या फिर बेलनाकार बनाना है, उस तरीके से उसे आकार देते थे। फिर रंग भी करना है उसमें। फिर पीले रंग के कच्चे माल तथा उत्पादन के विभिन्न चरणों में मनकों को आग में पका लिया जाता, फिर उसे आग में पकाते थे, उसको रंग डालकर उसमें रंग में मिलाकर उसे पका लिया करते थे। तो रंग भी दे दिया। अब अंतिम रूप देने के लिए यानी कि अब बड़े बड़े पत्थरों को तोड़ते थे, बड़े बड़े पत्थरों को तोड़ते थे, उन्हें बारीकी से शल्क निकाल लेते थे उसमें छोटा करके उसे, और वही अंतिम रूप होता था। बस लास्ट में मनके को तैयार करना, यानी कि छेद करना, उसमें पॉलिश करना, उसकी घिसाई करना बढ़िया से। तो मनके की घिसाई करते थे, फिर पॉलिश करते थे, उसमें छेद कर देते थे, और इस तरीके से मनके तैयार हो जाते थे। और ज्यादातर चहुंदड़ों, लोथल और धोलावीरा में छेद करने की विशेष उपकरण मिले, यानी कि यहीं पे सबसे ज्यादा बनाए जाते थे मनके। तो ये 4 चरण थे, और इस तरीके से मैंने पूरी कोशिश की है सभी क्वेश्चनों को कंप्लीट करने के लिए। 3 पार्ट में आपका पूरा हिस्ट्री का चैप्टर खत्म हो गया है, और आप आसानी से इंपॉर्टेंट पॉइंट्स पढ़ सकते हैं, आपको पूरी बुक पढ़ने की जरूरत नहीं है। और अगर वीडियो अच्छी लगी है तो थैंक्स, और लाइक कर दें, शेयर कर दें अपने सभी दोस्तों को, ताकि उनकी अच्छी हेल्प हो जाए। और सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर लें चैनल, और बेल आइकन जरूर प्रेस कर देना, ताकि अगली आने वाली वीडियो आप तक टाइम पे पहुंच जाए। तब तक के लिए धन्यवाद।